हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन थर्डे क्लासेस। तो आज हम यहाँ इस लेक्चर में क्लास 12th का रिलेशंस एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस लेक्चर में थोड़ा सा 11th क्लास का जो बेसिक है हमारा सेट थ्योरी आपने किया होगा, तो वहाँ से एक तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे उठाएंगे और उन्हीं से रिलेट करते हुए हम हमारे टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस पे आएंगे। जो ये क्लास 12th का चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शंस, इसको मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। दोनों ही पार्ट्स पे इंट्रोडक्टरी लेक्चर पहले यहाँ पे बनाया गया है। जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो आपको मिलेगा रिलेशंस पे, और जो सेकंड इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो आपको मिलेगा फंक्शंस के लिए। तो सबसे पहले जो लेक्चर होगा हमारा रिलेशंस पे बेस्ड होगा। इसमें हम टाइप्स ऑफ रिलेशन करेंगे, रिलेशन के बारे में रीड करेंगे, और वो जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है वहां से हमारे पास एक बड़ा रिलेशन आएगा जिस पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल होंगे, और वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर मैं प्रिपेयर करूंगी। ठीक है, तो जितने अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उनमें आपको क्लियर होगा कि कैसे हमने रिलेशन को डिफाइन किया है, देन कैसे हमने फंक्शंस को डिफाइन किया है, फिर उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन पे बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज हैं हमने उनको भी सॉल्व किया है, और जितने भी आपके कमेंट बॉक्स में डाउट होंगे उसके लिए एक अलग से वीडियो हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो चलते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना रिलेशंस एंड फंक्शंस पे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेशंस। तो यहाँ पे जब हम रिलेशंस पे काम करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगी, पीछे यानी 11th क्लास में। तो 11th क्लास में आपने ना क्या किया था, एक चैप्टर सेट थ्योरी पे किया था। आई थिंक सेट्स सभी को क्लियर होगा। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन था ऑब्जेक्टिव्स का, वहां पे सारी की सारी टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो उन सब चीजों से मिलके ही हमने हमारे सेट को डिफाइन किया था। तो यहाँ पे जब हम सेट्स की बात करते हैं तो आपने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट वर्ड किया होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके साथ साथ आपने एक ऑर्डर्ड पेयर भी किया होगा। ये दोनों ही टर्म्स वहां पे यूज हुई थी क्लास 11th में, और इन दोनों से ही आप फेमिलियर हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर्ड पेयर्स। अब देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जाने से पहले मैं आपको डिफाइन करती हूँ ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है। जैसा कि आपको पता ही है, जब भी आप मैथमेटिक्स करते हो या कोई भी टर्म आप डिफाइन करते हो तो वो जो टर्म होती है, जो भी पर्टिकुलर टर्म जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स है, वो अपनी डेफिनेशन यानी वो अपने आप को खुद ही डिफाइन करती है। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स भी अपने आप को खुद ही डिफाइन कर रहा है। कैसे डिफाइन कर रहा है, देखो पेयर्स, पेयर्स की जब भी आप बात करोगे, पेयर्स की जब आप बात करते हो तो इट मींस टू। पेयर्स मींस टू, क्वांटिटी टू है आपकी यहाँ पे। ठीक है, और जब आप ऑर्डर्ड की बात करते हो तो आपका मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, या मैं कह सकती हूँ एक सीक्वेंस की आप बात करते हो। तो ऑर्डर्ड पेयर्स में हम टू एलिमेंट्स के बारे में रीड करेंगे, और क्या होगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न को वो फॉलो करेंगे, एक सीक्वेंस को वो फॉलो करेंगे। तो उन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं, सीक्वेंस और टू को, तो मुझे ऑर्डर्ड पेयर्स मिलता है। इसकी डेफिनेशन आप अपनी 11th क्लास में कर चुके हो, और अभी मैं भी डिफाइन करूंगी तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स थ्रू आउट द चैप्टर हम बार बार यूज करेंगे। और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, आप रिकॉल करें अपनी 11th क्लास से। बाकी यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन आपको कर ही दूंगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमने क्या किया था, हमारे पास जब भी आप प्रोडक्ट करते हो, आप अकेले किसी एलिमेंट की तो प्रोडक्ट नहीं कर सकते ना, तो दो एलिमेंट्स आपके पास होने चाहिए तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर मैं जनरली आपसे बात करूं तो अगर मेरे पास टू है तो टू को प्रोडक्ट करवाने के लिए एक और नंबर मेरे पास होना चाहिए। वो थ्री भी हो सकता है, वो फोर भी हो सकता है, वो वन भी हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो सेम वे में कार्टेशियन प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सेट्स की। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी एक सेट ए लेके चले हो, कोई भी एक सेट बी लेके चले हो, मान लेते हैं मेरे पास एक सेट ए है और मेरे पास एक सेट बी है। सेट ए कब सेट होगा,
जब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा ऑब्जेक्टिव्स की। तो यानी कुछ एलिमेंट्स होंगे ना यहाँ पे, तो मान लेती हूँ मेरे सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं ए और बी एलिमेंट्स हैं, और मेरे सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो सी और डी हैं। देखो आपने प्रीवियस क्लास में ये भी किया था, जब हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं तो हम पर्टिकुलर सेट को डिनोट करते हैं। जो नोटेशन है कैपिटल लेटर्स की वो सेट के लिए है, और जब हम एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं तो वो स्मॉल लेटर्स में हम डिफाइन करते हैं। जैसे ए और बी आर द स्मॉल लेटर्स, इट मींस दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, and C and D are also the small letters and these are the elements of the set B। ये सेट B के एलिमेंट्स हैं और ये सेट A के एलिमेंट्स हैं। अब मुझे A और B की कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे डिफाइन करनी है, तो इस प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? आपने 11th क्लास में किया था A क्रॉस B। A क्रॉस B, इसको प्रोडक्ट हम बोल देते हैं बट बेसिकली ये प्रोडक्ट नहीं होती है। दिस इज द नोटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। एक मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यहाँ पे हम यूज करते हैं। ए और बी दो सेट्स होते हैं, उनके एलिमेंट्स को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं, और वो जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हमें मिलता है वो एक एलिमेंट होता है ए क्रॉस बी का। तो यहाँ पे आपने कैसे फाइंड आउट किया था ए क्रॉस बी? सेट ए का एक एलिमेंट आप लोगे और उसको सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये एलिमेंट आपको किस टाइप का मिला था? ए कोमा सी टाइप का एलिमेंट, ठीक है। फिर आपने फर्स्ट एलिमेंट को सेट बी के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, तो आपको एलिमेंट क्या मिला? ए कोमा डी। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट है। अगर यहाँ पे तीन एलिमेंट होते तो अगेन आप एक ही प्रोडक्ट किसके साथ करवाते? एलिमेंट थर्ड जो भी एलिमेंट यहाँ पे होता उसके साथ आप प्रोडक्ट करते। अब आप क्या लोगे? सेट ए का एक एलिमेंट आप यूज कर चुके, ये हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो वी आर लेफ्ट विद एलिमेंट बी। तो बी हमारे पास बचा है, तो बी की भी तो प्रोडक्ट हम करेंगे ना सी और डी के साथ। तो यहाँ पे हमें एलिमेंट क्या मिल जाएगा? बी कोमा सी एंड बी कोमा डी, और इसको सेट की नोटेशन के साथ क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये नोटेशन हमारे सेट की है ना, और ये क्या हो गए? इसके एलिमेंट्स हो गए ए क्रॉस बी के। तो ये थी आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। और यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ए कोमा सी, ए कोमा डी, बी कोमा सी, बी कोमा डी, ये हैं आपके ऑर्डर्ड पेयर्स। यहाँ पे आप जब भी प्रोडक्ट करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट आपका ए से होगा और सेकेंड एलिमेंट आपका बी से होगा। या मैं यूं कह सकती हूँ, जब आप ए क्रॉस बी को डिफाइन करोगे तो ए कोमा बी टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिलेगा उसमें कंडीशन होगी कि ए बिलोंग करेगा ए से और बी बिलोंग करेगा बी से, ठीक है। तो अब आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में ये भी किया होगा कि जब भी आप प्रोडक्ट डिफाइन करते हो, ए क्रॉस बी डिफाइन करते हो, या यहाँ पे मेरे को अगर बी क्रॉस ए भी फाइंड आउट करना है तो बी क्रॉस ए कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बी क्रॉस ए क्या डिफाइन करेगा आपको? यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आपका बी का होगा और सेकेंड एलिमेंट आपका ए का होगा। तो बी का एलिमेंट सी और डी है, ए का एलिमेंट ए और बी है, तो हम बी से स्टार्ट करेंगे। तो बी का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? सी। तो सी की प्रोडक्ट पहले ए के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास सी कोमा ए, देन सी की प्रोडक्ट बी के साथ, तो ये मिलेगा आपको सी कोमा बी। अब सी को देखो हमने यूज कर लिया है, अब यहाँ पे सिर्फ डी बचा है, तो डी की प्रोडक्ट ए के साथ और डी की प्रोडक्ट बी के साथ, तो डी कोमा ए एंड डी कोमा बी, और इसको कर दिया क्लोज यहाँ पे। तो अब आप चेक करोगे, ये हमारे पास ए क्रॉस बी है और ये हमारे पास बी क्रॉस ए है, और दोनों में आपको डिफरेंस क्लियरली दिख जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट की एक ऑर्डर को फॉलो किया है। यहाँ पे ए कोमा सी है और यहाँ पे सी कोमा ए, बोथ आर डिफरेंट। आप कहोगे मैम ए और सी एलिमेंट यहाँ पे है, ए और सी एलिमेंट यहाँ पे है, क्या हुआ अगर आगे पीछे लिख दिया? तो
यही तो है ऑर्डर, एक पर्टिकुलर पैटर्न जो आप फॉलो करते हो, एक सीक्वेंस जिसको आप फॉलो करते हो। तो ये A, C, यहाँ पे A जो है वो कैपिटल A का एलिमेंट है और जो C है वो कैपिटल B का एलिमेंट है। यहाँ पे जो C है वो कैपिटल B का एलिमेंट है और A जो है वो कैपिटल A का एलिमेंट है, बट C यहाँ पे फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, A यहाँ पे फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, जो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्लियरली आपको समझा देगा। अब एक और आपने रिजल्ट किया होगा कि A क्रॉस B क्या B क्रॉस A के इक्वल हो सकते हैं, आपने किया होगा ये भी रिजल्ट, आपने अपनी 11th क्लास में किया होगा। तो देखो A क्रॉस B इक्वल नहीं होता B क्रॉस A के, लेकिन एक कंडीशन है, अगर ये उसको फॉलो करता है देन इन दैट केस A क्रॉस B किसके इक्वल हो जाएगा, B क्रॉस A के इक्वल हो जाएगा। कंडीशन क्या है, हम लिखेंगे A क्रॉस B is equal to B cross A का if and only if A is equal to B, जब दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे आपके सेम हो जाएंगे, इन दैट कंडीशन वी विल से दैट A क्रॉस B is equal to B क्रॉस A। वो इक्वल हो जाएंगे तो यानी जो आपका सेट B था अब वो सेट B ना होके सेट A ही होगा, यानी सेट A की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी वो सेट A के साथ ही होगी। तो जब आप A क्रॉस A फाइंड आउट करोगे तो दोनों ही केसेस में आपको सेम वैल्यू मिलेगी। कैसे, मान लो मेरे पास A सेट है और सेट A में मेरे पास एलिमेंट्स हैं A एंड B और मुझे फाइंड आउट करना है A क्रॉस A। तो A क्रॉस A क्या कहता है, A की प्रोडक्ट इसके B के एलिमेंट के साथ जब हम करते हैं, एंड B क्या है यहाँ पे A ही है, तो A और A बोथ आर सेम, तो यहाँ पे A की प्रोडक्ट A के साथ, A की प्रोडक्ट B के साथ, फिर B की प्रोडक्ट A के साथ और B की प्रोडक्ट B के साथ। अब ये एलिमेंट्स आपको मिलेंगे A क्रॉस A में, तो दूसरी तरफ से भी तो आपको यही एलिमेंट्स मिलेंगे। आप A क्रॉस B फाइंड आउट करो, वेदर आप B क्रॉस A फाइंड आउट करो, इन बोथ केसेस यू आर गेटिंग द सेम set of 4 elements and these 4 elements will be same in both sets। तो आपको ये कंडीशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि A क्रॉस B और B क्रॉस A वैसे इक्वल नहीं होंगे if they are having different elements, but if both are equal, A is equal to B, then A cross B will always be equal to B cross A। अगर दोनों सेट सेम हो जाते हैं तो दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ कैसी होगी, इक्वल होगी। तो ये था ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम मूव करते हैं रिलेशन। रिलेशन बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इस पे न्यूमेरिकल आपको डेफिनेटली पेपर में मिलता ही मिलता है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर करना है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस रखती है दैट इज द टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन की टाइप्स आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन हम प्रैक्टिकली अगर बात करें तो वही रिलेशन है ये जो हम सबके बीच में होता है कहीं ना कहीं। तो देखो हम अगर आप अपनी फैमिली को ऑब्जर्व करोगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन। एक तो आपकी फैमिली का, आपके फैमिली की पर्सन्स के साथ जो रिलेशन होगा, ठीक है, और एक आपका फैमिली का रिलेशन दूसरी फैमिलीज के साथ जो होगा। मान लेते हैं एक है सेट ए और एक है सेट बी। ये आपकी फैमिली है जहां पे आपके ब्लड रिलेशंस हैं। इसमें कौन कौन आपका इन्वॉल्व होगा, आपकी मदर, आपके फादर, आपके ब्रदर्स और आपकी सिस्टर्स, ठीक है। और ये है हमारी दूसरी फैमिली जिसमें आपके अंकल, आपकी आंटी और आपके कजिन्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ये आपकी फैमिली की तरफ से आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जो फैमिली है, या आपके मैटरनल अंकल भी यहाँ पे
आ सकते हैं, उनकी फैमिली भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है, जो आपकी मदर की साइड से रिलेशंस होते हैं, आपके मामा, आपकी मामी, आपकी कजिन्स वहां पे भी, ठीक है। तो दो तरीके की फैमिली होंगी हमारे पास। एक तो वो फैमिलीज जहाँ पे हम हैं, हमारे पेरेंट्स हैं और हमारे ब्रदर एंड सिस्टर हैं। दूसरी जहाँ पे हमारे कजिन्स हैं, हमारे अंकल हैं, हमारी आंटीज हैं, तो वो सारी की सारी फैमिलीज, वो फैमिली भी है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे एक तो आप सेट ए के साथ रिलेशन, ठीक है, वो एस्टैब्लिशमेंट, एक आपके सेट ए का रिलेशन सेट बी के साथ, यानी जब आपके दोनों ही सेट्स डिफरेंट हो। जैसे अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या किया था, दो सेट्स को हमने डिफाइन किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट में। एक बार तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की थी, हमने सेट ए और सेट ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की थी, ठीक है, आपकी अपनी फैमिली। एक हमने की थी सेट ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बी के साथ, यानी आपके अंकल आंटी और मैटरनल अंकल मैटरनल आंटी, वो सारी की सारी फैमिली, आपके चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई, उनकी फैमिली के साथ जो रिलेशन है यहाँ पे। तो ये आपके पास दो अलग अलग सेट हैं या आपके पास एक ही सेट है, तो दोनों पे रिलेशन कैसे डिफाइन होगा वो सब कुछ हम यहाँ पे डील करेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि रिलेशन होता क्या है। एक जो रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, रिलेशन की डेफिनेशन जो आपकी बुक में है, जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको मिल जाएगी, उसी को मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो ये कहता है कि रिलेशन क्या है, रिलेशन जो है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is the subset of A cross B। तभी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था मैंने आपको, क्योंकि यहाँ पे यूज होने वाली थी। तो रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का सबसेट होगा। और अगर ये सेम सेट से सेम सेट पे है, यानी कि आपके पास ये है रिलेशन फ्रॉम सेट A, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट A इज द सबसेट ऑफ, अब क्या हो जाएगा, A क्रॉस A, A क्रॉस A का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन के लिए। और डे टू डे लाइफ में जो रिलेशंस हैं वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया यहाँ पे, दो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन कैसे होंगे और सेम फैमिली के रिलेशंस कैसे होंगे। और ये आपका जब डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं, तो रिलेशन क्या है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एंड अगर हम बात करें फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, देन इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ये आपकी रिलेशन की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट जो है वो हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पे, कि टाइप्स क्या होगी रिलेशन की, कौन कौन सी रिलेशंस की टाइप इक्विवेलेंस रिलेशन तक पहुंच जाएगी हमें। इक्विवेलेंस रिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसके बारे में हम बात करेंगे, और उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आपको पेपर में मिलने वाले हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। एक और मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको यहाँ पे बताऊंगी। जब आपने सेट थ्योरी की थी ना, तो नंबर ऑफ सबसेट्स भी आपने किया होगा यहाँ पे। इफ मान लेते हैं मेरे पास कोई सेट ए है और सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो सबसेट्स ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना होगा, 2 raised to the power n होगा। सेम यहाँ पे अगर बात करें हम रिलेशंस की, आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ रिलेशन कितने होंगे,
तो सबसे पहले आप चेक करोगे अगर आपके पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी, कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट ए में, तो वो चेक करोगे। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट बी में, आप वो चेक करोगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेट ए में वो m है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो हमारे पास n है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b यानी इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, m n एलिमेंट्स हो जाएंगे। अभी देखो प्रीवियस स्लाइड भी अगर मैं आपको लेके जाऊं तो हमने यहाँ पे किया भी था, सेट a है मेरे पास, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, सेट b है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है। ए क्रॉस बी में जब आप चेक करोगे तो मैंने आपको बताया कि m और n की प्रोडक्ट m क्रॉस n इट मींस 2 क्रॉस 2, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो जब आपने a और b की प्रोडक्ट की तो आपको कितने एलिमेंट्स मिले, 1 2 3 4, तो टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। और ये आपको पता ही है जब हम नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेट ए में 2 की पावर में आप उसको रिप्रेजेंट कर दोगे। तो 2 की पावर n, मान लो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 4, यानी इतने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे सेट ए के। तो सेम वे में जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट पे काम करते हो, number of elements in set A are m, number of elements in set B are n, तो number of elements in set A cross B are m into n, m और n की आप प्रोडक्ट कर दोगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट में अगर m n है तो उसके सबसेट्स निकालना तो बहुत ही सिंपल होगा, सिंपल 2 रेज टू द पावर n जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स m n है तो वो भी पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मूव करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। बेसिकली आपका चैप्टर वहीं से स्टार्ट होगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन से। तो ले लो आप स्क्रीनशॉट तब तक। तो अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहली जो टाइप्स है हमारे पास दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। मैथमेटिकली बता देती हूँ पहले, देन हम इसको डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं उस पर काम करेंगे। तो मैथमेटिकली ये कहता है each element of set A is related to every element of A. Every element of A. यानी कि जो हमारे पास R है दैट इज इक्वल टू A क्रॉस A। जो R है वो हमारा इक्वल होगा A क्रॉस A, या हम कहें ये हमारे पास क्या होता है लार्जेस्ट रिलेशन होता है। क्या होता है लार्जेस्ट रिलेशन। तो अब मैं इसको आपको थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ। ये कहता है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कि हर एक जो एलिमेंट है सेट ए का वो रिलेट करेगा हर एक एलिमेंट ऑफ ए के साथ एवरी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ये मान लो आपके साथ पास सेट ए है और ये आपके पास सेट बी है, ठीक है। अगर आप डिफरेंट सेट्स की बात करते हो तो सेट ए और यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी आ जाएगा। अगर आप सेम सेट की बात करते हो तो यहाँ पे भी ए होगा और यहाँ पे भी ए होगा। अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे आप बी ले आओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो डिफरेंट हो जाएगा आपके पास। दो फैमिलीज का तो रिलेशन हम लेके ही चल रहे हैं ना स्टार्टिंग से, तो बस ये सोच लेना वो मामा मामी और उनके बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए। यहाँ पे हमने किसी को इन्वॉल्व नहीं किया, अपनी फैमिली की बात चल रही है, ठीक है। तो कई को इन्वॉल्व करना दूसरे की फैमिली को, अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं ना। तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा ए से, ए के साथ रिलेशन बिल्डअप किया है, एस्टैब्लिश किया है यहाँ पे। तो ए है और यहाँ पे बी अगर नहीं रखना तो आप ए भी रख सकते हो। मान लो मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट है 1
एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये कहता है जब सेम है ए और अगर आप डिफरेंट लेके चलते हो, बी लेके चलते हो यहाँ पे, तो फिर सेट भी डिफरेंट हो जाएगा हमारे पास। फिर उस केस में सेट कैसा हो जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से ये आपका बी और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हो जाएंगे फिर वो डिफरेंट हो जाएंगे। डिफरेंटली डिफाइन कर लो, ए बी सी डी, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ए से ए की, और अगर हम बात करते हैं ए से बी की, यहाँ पे मैं पहले ए से ए पे ही बात कर लेती हूँ। तो ये होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये कहते हैं कि each element of set A is related to every element of A। तो यानी 1 1 से भी रिलेट करेगा, 1 2 से भी रिलेट करेगा, 1 3 से भी रिलेट करेगा, 1 4 से भी रिलेट करेगा, 2 1 से भी रिलेट करेगा, 2 2 से भी रिलेट करेगा, 2 3 से भी रिलेट करेगा, 2 4 से भी रिलेट करेगा। सेम वे में 3 जो है आपका वो 1 से भी रिलेट करेगा, 3 2 से भी रिलेट करेगा, 3 3 से भी रिलेट करेगा, 3 4 से भी रिलेट करेगा। फिर जो आपका 4 है वो आपका 1 से भी रिलेट करेगा, 4 2 से भी रिलेट करेगा, 4 3 से भी रिलेट करेगा और 4 4 से भी रिलेट करेगा। तो ये पूरी की पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगी आपके पास कि इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा। तो जब आपका पूरा का पूरा R जो है वो A क्रॉस A के इक्वल हो जाए तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारा जो रिलेशन है दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन, और ये लार्जेस्ट रिलेशन होता है, सबसे बड़ा। उसके बाद नेक्स्ट जो रिलेशन आता है हमारे पास, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेके रखना है तो आप लेके रख सकते हो, अदरवाइज आप बैक जाके भी चीजें पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन क्या है? वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन भी बोल सकते हैं इसको, और हम इसको बोल सकते हैं एम्प्टी रिलेशन। वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। इस केस में अगर मैं मैथमेटिकली जाऊं तो नो एलिमेंट्स ऑफ ए, no elements of A is related to any elements of A। क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट नहीं है A का जो रिलेट करेगा A के एलिमेंट से, टू एनी एलिमेंट्स ऑफ A। अगर आप A से कंफ्यूज हो जाते हो तो मैं यहाँ पे B के थ्रू भी आपको क्लियर कर देती हूँ। सेट B मान लेते हैं, आपको A लेके चलना आप A लेके चल सकते हो, B लेके चलना आपको B लेके चल सकते हो। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो कुछ इस तरीके से, एक एग्जाम्पल मैं आपको डिफाइन करती हूँ यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब हम एग्जाम्पल से काम करते हैं ना तो कई बार चीजें जब एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं तो बहुत इजीली हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं चीजों को एज कंपेयर टू डेफिनेशन। डेफिनेशन से जो चीजें क्लियर नहीं होती ना, एग्जाम्पल से बहुत आराम से क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका दूं तो मान लेते हैं मेरे पास जो है कोई भी R जो रिलेशन है वो इस तरीके से हमने डिफाइन किया है कि A और B ऑर्डर्ड पेयर है, एक एलिमेंट है A क्रॉस B का, सच दैट जो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना दैट इज 8। A और B के बीच का जो डिफरेंस है, यानी A में से अगर मैं B को सब्ट्रैक्ट करती हूँ या B में से मैं A को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे को 8 मिले। बट अब ये भी तो देखना पड़ेगा ना वो A और B हैं क्या। सेट A में मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सेट B में मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 या 4 भी, आप इसमें थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए एक 4 भी ले आए। तो ये कहता है कि आप जब यहाँ पे डिफरेंस करो इन नंबर्स का आपस में तो आपका जो डिफरेंस है ना वो 8 के इक्वल आ जाए। तो देखो क्या मैं जब 1 को 1 से रिलेट करूंगी, जब हम 1 को 1 से रिलेट करेंगे इस तरीके से तो क्या इन दोनों का डिफरेंस 8 होगा? नहीं होगा। जब 2 से रिलेट करेंगे तो डिफरेंस 8 होगा? नहीं होगा। 3 से रिलेट करेंगे तो डिफरेंस 8 होगा? तब भी नहीं होगा। 4 से रिलेट करेंगे तो डिफरेंस 8 होगा? तब भी नहीं होगा।
सेम वे में जब आप 3 को कहीं पे भी रिलेट करोगे 2 पे, 3 पे, 4 पे, तब भी आपका डिफरेंस 8 नहीं आएगा। तो यहाँ पे रिलेशन की जो डेफिनेशन थी जो बोलता है कि ए और बी में रिलेशन तभी होगा जब उन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 होगा, यानी जब वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो ये इस कंडीशन को फुलफिल ही नहीं करते तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, वर्ड रिलेशन हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, यानी कि ये रिलेशन होल्ड ही नहीं करेगा। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम करते हैं। अगर प्रैक्टिकली मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बताती हूँ। मान लो मैरिज बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल होता है रिलेशन के लिए। तो दो बंदों को मैरिज करनी है, ठीक है, एक लड़का एक लड़की, ओके। अब लड़की ने कुछ कंडीशंस लगा दी, अपने पेरेंट्स को बोला कि लड़के में ये क्वालिटीज होनी चाहिए तो ही मैं आगे सोचूंगी इस बारे में, अदरवाइज मैं नहीं सोचूंगी। ऐसे ही लड़के ने भी कुछ कंडीशंस लगा दी कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो रिलेशन होगा, अदरवाइज रिलेशन नहीं होगा। तो लड़की की कुछ कंडीशंस थी, लड़के की कुछ कंडीशंस थी। अगर वो कंडीशंस दोनों ने सेटिस्फाई करी, दोनों की तरफ से अगर वो सेटिस्फाइड हैं, फुलफिल्ड हैं वो कंडीशन, तो वो रिलेशन मैरिज तक जाता है। अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो वो रिलेशन नहीं होता। तो उस रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, वॉइड रिलेशन बोल देते हैं। क्योंकि आपने अपनी फैमिलीज में देखा होगा, बड़े भाई बहन और अदर फैमिलीज में आपके चाचा चाची ताऊ ताई, बाकी फैमिलीज में भी आप देखते ही होंगे कि कहीं पे रिश्ते की बात चल रही है, अच्छा वहां से ये डिमांड आई, हम वो डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाया गया, वो रिलेशन वहीं पे स्टॉप हो गया। तो यही इसमें है कि अगर आपको कोई कंडीशन दी गई है और आपके जो एलिमेंट्स हैं उन सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं तो वो रिलेशन कैसा बन जाएगा, वॉइड रिलेशन बन जाएगा, एम्प्टी रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। तो चाहे प्रैक्टिकली चाहे मैथमेटिकली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन जैसे कि आपको पता ही है, आपकी आइडेंटिटी रिलेशन तो मैथमेटिकली समझा देती हूं आपको पहले। आइडेंटिटी रिलेशन, एवरी एलिमेंट, बहुत ही केयरफुली आपको करना है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज related to, every element of A is related to itself only। अब इसका मीनिंग मैं आपको क्लियर करती हूँ। एवरी एलिमेंट, एक तो इस पे आपको पूरा फोकस करना है, एवरी एलिमेंट, और एक रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कोई सेट डिफाइन करती हूँ, सेट ए, और उसमें एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, ये एलिमेंट्स है, और मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है एक ही ए के साथ। तो ए कोमा ए कोमा बी, बी कोमा ए और बी कोमा बी, ये एलिमेंट्स होंगे। इसके डेफिनेशन की अकॉर्डिंग कि ए का हर एक एलिमेंट केवल और केवल उसी के एलिमेंट के साथ, उसी के साथ क्या होना चाहिए, रिलेट करे। तो जब हम बात करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन की, अगर मेरे पास कोई भी आर है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही दो एलिमेंट आपको मिलेंगे। अगर ऐसा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से, ओनली, केवल, बी जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही रिलेट करेगा।
एवरी एलिमेंट यानी जितने भी एलिमेंट है यहाँ पे A B C D E F G H जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रिलेट करेंगे। जैसे कि मान लो ये आपके पास है सेट A और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, सेट A, यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ पे भी एलिमेंट क्या होंगे 1 2 3। ये कहते हैं कि 1 सिर्फ 1 से रिलेट करे, 2 सिर्फ 2 से रिलेट करे, 3 सिर्फ 3 से रिलेट करे, तो सिर्फ वही एलिमेंट यहाँ पे होंगे इस रिलेशन में, उसके अलावा कोई भी और एलिमेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ओनली मी, माई, माई सेल्फ। तो यहाँ पे ओनली आई, मी, माई सेल्फ ये कॉन्सेप्ट है ना, तो वही कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी रिलेशन फॉलो करता है। हर एक फैमिली में मिल जाते हैं ना ऐसे लोग जिनके लिए सिर्फ मैं ही होता हूँ सब कुछ, जो अपने खुद के फैन होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं, है ना, उनको पता है क्या बोला जाता है, सेल्फिश। बट वो सेल्फिश नहीं होते एक्चुअल में, वो लोग होते हैं जो अपने आप से स्टार्टिंग करते हैं। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो हम बाकी लोगों से कैसे वो रिलेशन हम रख सकते हैं कंटिन्यू। जब हमें अपने आप से प्यार करना आएगा तभी तो हम आगे वालों को भी प्यार दे पाएंगे ना। तो मैं तो इस चीज से एग्री करती हूँ। आप करते हो या नहीं करते हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से कि 1 अगर है तो वो 1 से ही रिलेट करेगा, 2 अगर है तो 2 से ही रिलेट करेगा, 3 अगर है तो 3 से ही रिलेट करेगा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए यानी ये हर एक एलिमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। टू इटसेल्फ ओनली, जब इस सेट में जाए तो सिर्फ अपने आप को ही ढूंढे वहां पे, यानी एक मिरर सामने खड़ा कर दिया है कि 1 को 1 ही दिखे, 2 को 2 ही दिखे, 3 को 3 ही दिखे। तो इस तरीके से जब वो रिलेट करता है तो उसको क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। अब मैं इस पे इतना टाइम क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट जो टाइप आने वाली है ना उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट टाइप बहुत इजीली आप कर पाओगे। करते हैं वो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, कुछ बच्चों का ना कुछ छोटी छोटी चीजों पे ध्यान होता है कि मैम ने यहाँ पे ये वाला कलर यूज किया है, प्रीवियस स्लाइड्स में यहाँ पे तो कुछ और कलर था, उससे पहले वाली स्लाइड में पिंक कलर था, उससे हाईलाइट किया था। तो बच्चे इन चीजों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर ही तो है, देखना ही तो है, हाईलाइट ही तो करना है। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसको बहुत ध्यान से आपको करना है। अब सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो आइडेंटिटी में क्या किया था, आइडेंटिटी रिलेशन में एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। और यहां पे क्या है, फॉर ए रिलेटेड टू ए, यहां पे इफ ए रिलेट करता है ए से, या आप इसको सिर्फ इतना भी लेके चल सकते हो कि ए इज रिलेटेड टू ए, कि इसका जो हर एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आप ए लेके चले हो वो ए से रिलेट कर जाए। सिर्फ यही एक डेफिनेशन है, सिर्फ इतना ही आपको करना है। ए इज रिलेटेड टू ए, किसके लिए, ए बिलोंग्स टू ए के लिए। ए जो एलिमेंट है ना यहाँ पे वो कैपिटल ए से है और ए रिलेट करता है ए से, तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इस पे फोकस करना, पहले तो मैं कहीं यहाँ पे से कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये है आपका ए रिलेटेड टू ए। अब इसको ना मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगी। मान लो मेरे पास है सेट ए, सेम वहां पे हमने लिया था 1 2 3, और मेरे पास दूसरा सेट है बी, बी भी मेरे पास सेम एलिमेंट्स कैरी करता है 1 2 3, तो वो था इक्वल ना, क्योंकि हम ए पे ही तो काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आपको नोटेशन बी यूज की गई है आपको दिखाने के लिए कि आपको लगे कि दो डिफरेंट सेट्स हमने यहाँ पे लिए हैं।
अदरवाइज आप इसको ए बी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो ये आपके पास दो सेट है। मैं आपसे कहूंगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करो, या मैं आपको एक रिलेशन बना के ही दे देती हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सबको पता ही है ना, 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, देन 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, देन 3 की 1 के साथ, 3 की 2 के साथ और 3 की 3 के साथ। ये तो आप बहुत इजीली कर लोगे। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको एक रिलेशन बना के दिया। वो रिलेशन क्या कहता है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3 और 3, 2। कुछ इस तरीके से आपको एलिमेंट्स दे। अब आपसे पूछेगा कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आपको सिर्फ इतना चेक करना है, जो कंडीशन गिवन है कि हर एक ए के लिए जो बिलोंग करता है ए में, ये बिलोंग का सिंबल होता है बच्चों। ये जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल फॉर बिलोंग। ए बिलोंग्स टू ए, इसको ऐसे लिखते हैं, ए जो एलिमेंट है बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये जो आर है, आर इसको हम क्या लिखेंगे, ए जो एलिमेंट है इज रिलेटेड to another element A. A is related to A. अगर ये क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ, आपको डाउट नहीं होना चाहिए बस कहीं पे भी। RELATED, ठीक है। तो ये कहता है यहाँ पे, जब आप ये इस्टेब्लिश किया है आपने, तो इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे मैं आइडेंटिटी रिलेशन भी दोबारा रिपीट करूंगी और इसको भी आपको क्लियर करूंगी। देखो आइडेंटिटी क्या कहता था कि जो आप रिलेशन बनाओ ना, उसमें सिर्फ इसी टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, इसके अलावा कोई और एलिमेंट ना आए। ये कहते हैं कि बस ए से रिलेट कर जाए, ओनली वगैरह का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, कि बस जो ए है ना वो ए से रिलेट कर जाए, वो एलिमेंट्स आ जाए बस। उसके अलावा उसके साथ चाहे कितने भी एलिमेंट्स आ जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। वहां पे इटसेल्फ का चक्कर, वो ओनली का चक्कर ही नहीं है, वो सिर्फ ए के एलिमेंट ए से ही रिलेट कर जाए, बस इतना ही वो चाहता है, इतनी वो डिमांड रखता है। तो जब आप चेक करोगे कि क्या ए रिलेट करता है ए से, ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो 1, 1 यस बिल्कुल है, 2, 2 होना चाहिए, वो भी है, 3, 3 होना चाहिए, वो भी है। बट आइडेंटिटी क्या कहता है कि सिर्फ हम ही हम होंगे, हमारे अलावा कोई और नहीं होगा, कि 1, 1 से ही रिलेट करे, 2, 2 से ही रिलेट करे, 3, 3 से ही रिलेट करे। कोई 1, 2, 2, 1 का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास सिर्फ हम हैं, हमारे अलावा कोई और आ गया तो हम आइडेंटिटी नहीं रहेंगे। बट ये कहते हैं कि कोई भी आए, कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो हम हैं हमारे अलावा कोई भी रहने के लिए आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम जरूर आने चाहिए, कि 1, 1 भी आए, 2, 2 भी आए, 3, 3 भी आए। अगर ऐसा है तो हम रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम नहीं हो पाएंगे। तो अब आप यहां से एक रिजल्ट बना सकते हो, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट बनके तैयार होता है। आइडेंटिटी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव हो जाता है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकता, या हो भी सकता है। अगर मैं इन एलिमेंट्स को यहां से रिमूव कर दूंगी तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। अगर मैं इन एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगी तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, बट आइडेंटिटी रिलेशन हर एक कंडीशन में रिफ्लेक्सिव हो सकता है। तो ये रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट है। आप चाहो तो मैं इसको नोट भी करवा देती हूँ। ये कहता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन may or may not be identity relation।
और दोनों ही एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। आइडेंटिटी कब होगा? जब सिर्फ हमारे पास ये एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा और ये एलिमेंट होगा। और आइडेंटिटी रिलेशन कब नहीं होगा? जब ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। बट आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे मूव करें। ठीक है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अच्छे से कर लेना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? आपने बुक्स पे पढ़ा होगा, if A related to B, then this implies B related to A. If A relate करता है B से, तो ये इम्प्लाई करेगा कि B भी रिलेट करेगा A से। या इंस्टीड ऑफ इम्प्लाई आप यूज कर सकते हो than B related to A। तो अब इसमें पता है बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है वो क्या होता है कि वो A को रिलेट करवाया B से, तो हमें B को रिलेट करवा के दिखाना पड़ेगा A से, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो हम क्या करते हैं, हम डिसप्रूव करते हैं या रिजेक्शन हम यहाँ पे दिखाने के लिए ये चीजें करते हैं कि अगर मेरे को प्रूव करना है कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, तो मैं एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ले आऊं जिसमें A तो B से रिलेट करे बट B A से रिलेट ना करे। तो हमें वो ऑर्डर्ड पेयर सर्च करना होता है। यहाँ पे इसके रिजेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है यहाँ पे। तो आप ये ना सोचिए कि आपने दिखा दिया, मान लो सेट A है, सेट A में एलिमेंट है 1 and 2। अगेन सेट B है, सेट B में मेरे पास एलिमेंट है 3 and 4। आपने दिखा दिया कि 1 रिलेट करता है 3 से और 3 रिलेट करता है 4 से, तो 4 भी रिलेट करे 1 से। जैसे कि आप जब A क्रॉस B निकालोगे तो एलिमेंट्स क्या होंगे, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। तो यहाँ पे अगर 1 3 से रिलेट करता है तो 3 के लिए भी कोई एलिमेंट होना चाहिए कि 3 किससे रिलेट करेगा नेक्स्ट। तो 1 3 से रिलेट करता है और 3 किससे रिलेट करे, 1 से ही रिलेट करे। तो इस तरीके के एलिमेंट्स आपको सर्च करने पड़ेंगे। अगर आपको इस तरीके से गिवन तो बहुत इजीली आप सर्च कर लेते हो, बट अगर इस तरीके से आपको गिवन, अब यही मैंने आपके सामने रख दिया, तो यहाँ पे आपको सिर्फ रिजेक्शन मोड पे जाना है कि अगर A रिलेट करता है B से तो B रिलेट करे A से। एक ऐसा एलिमेंट मेरे को ढूंढना है जिसपे ये कंडीशन फुलफिल ना हो, तो मैं क्या बोल दूंगी कि वो जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से हमें चीजें लेके आनी है। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास सेट A है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो जब मैं यहाँ पे एक रिलेशन बिल्डअप करूंगी तो वो जो रिलेशन होगा उसमें मान लो एलिमेंट है 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1। तो ये मेरे पास रिलेशन है। आप यहाँ पे चेक करोगे कि A रिलेट करता है B से, तो B भी क्या करता है, रिलेट करता है A से। अगर ऐसा है तो सिमेट्रिक की कंडीशन फुलफिल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओगे, A रिलेट करता है B से तो B भी रिलेट करता है A से, तो यहाँ पे भी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब मान लो मेरे पास ये एलिमेंट नहीं था, मेरे पास ये एलिमेंट नहीं था,
तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? तो उस केस में ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि 1 2 तो रिलेट करता है 2 1 से, बट यहाँ पे 1 3 भी तो है, तो इस 1 3 के लिए 3 1 भी तो होना चाहिए ना, तभी तो वो रिलेट कर पाएगा। तो ये क्या हो गया, रिजेक्शन मोड हो गया कि 1 3 के लिए कोई 3 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, मेरे पास एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है इसकी, आपको क्लियर हो गई होगी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास है ना एम्प्टी रिलेशन है, ये एम्प्टी सेट है, ये फाई है, तो क्या आप बता सकते हो कि फाई सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा? अभी जो मैंने डेफिनेशन दी, मैंने आपको बोला कि आपको इसे इस तरीके से रीड नहीं करना है कि अगर किसी ए के लिए बी है तो उस बी के लिए ए भी होगा ना। आपको रीड कैसे करना है कि अगर ए के लिए बी है तो हमारे पास बी के लिए ए नहीं हुआ तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, मतलब निगेशन में आपको जाना है, इसकी नेगेटिव फॉर्म आपको माइंड में सेट करनी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो फाई सिमेट्रिक रिलेशन में सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, एक ए होना चाहिए जिसके लिए एक बी होगा, जिसके साथ वो रिलेट करेगा। बट अगर ए ही नहीं है जिसके साथ बी रिलेट करता है तो फिर हम प्रूव क्या करेंगे? तो प्रूव तो फिर हम कुछ भी नहीं कर रहे ना। तो एम्प्टी रिलेशन में क्या है, हमारे पास तो पहली ही कंडीशन नहीं है, तो पहली ही रिक्वायरमेंट जो हमारी है, एक ए बी तो होना चाहिए था ना, वो नहीं है, तो रिजेक्शन किस चीज का है? कोई भी रिजेक्शन के लिए नहीं बचा ना, तो फाई क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। फाई कैसा रिलेशन होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो यानी आपके पास अगर आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ही एलिमेंट्स नहीं है तो आपको दूसरे पे जाने की जरूरत ही क्या है? आपका तो यहीं से रिजल्ट फुलफिल हो गया ना। मेरे पास जब एलिमेंट ही नहीं है तो मैं प्रूव क्या करूंगी वहां पे? तो सिमेट्रिक मेरे को अगर दिखाना है रिलेशन, तो कोई 1 2 है तो उसके लिए 2 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर मेरे पास 1 3 है और उसके लिए कोई 3 1 नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। और अगर मेरे पास ये 1 3 ही नहीं है जिसके लिए मैं प्रूव करने वाली हूँ, तो फिर मैं प्रूव क्या करने वाली हूँ? तो वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो ये था आपका सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसके बाद हम करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में भी मैं आपको बताती हूँ कुछ कंडीशंस हैं, जैसे ए बी से रिलेट करे, ए रिलेटेड टू बी, और बी रिलेटेड टू सी, बी किससे रिलेट कर जाए, सी से, और यहां से आपका ए बी किससे रिलेट करे, सी से। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। सेम जैसे हमने सिमेट्रिक किया था, सिमेट्रिक में भी मैंने आपको बोला था कि दिस इज द स्टेप फॉर रिजेक्शन। हम यहां से रिजेक्ट करते हैं कि वो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो इसको रिजेक्शन के तरीके से अगर आप लेके चलोगे तो आप बहुत इजीली इस डेफिनेशन को समझ पाओगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दूंगी। हमने सिमेट्रिक में भी किया था, फाई क्या था, सिमेट्रिक रिलेशन था ना, तो सेम ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि हमारे पास एक तो ए और रिलेट करे बी से, यानी ए कोमा बी टाइप का एलिमेंट हो, एक बी कोमा सी टाइप का एलिमेंट हो, दो एलिमेंट्स हो, उनके लिए एक ए कोमा सी एलिमेंट मिल जाए। यानी आपके पास ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, और यहां से अगर आपको ए कोमा सी मिलता है तभी आपका वो ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल करेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर ये कंडीशन ही फुलफिल, पहले तो रिक्वायरमेंट देखेंगे ना कि रिक्वायरमेंट जो है वो मैच करेगी या नहीं करेगी, तभी तो हम आगे मूव करेंगे ना, कि इस रिलेशन में आगे मूव तभी करेंगे ना जब हमारी कंडीशंस फुलफिल होंगी। अब कंडीशन फुलफिल ही नहीं होगी, मान लो एक लड़की है, उसको एक लड़के से शादी करनी है, तो उसकी पहली कंडीशन क्या होगी कि सामने वाला लड़का हो। अगर वो लड़का ही नहीं है तो रिजेक्शन तो वहीं पे हो गई ना, कि जब है ही नहीं, रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हुई, तो आगे मूव करने की जरूरत क्या है वहां पे।
तो यानी इस केस में जब हमारे पास एलिमेंट ही नहीं है तो ट्रांजिटिव रिलेशन तो है ही है। ट्रांजिटिव तक पहुंचने के लिए, इसकी रिजेक्शन तक पहुंचने के लिए दो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड, अगर आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है मान लो 1,2 या A,B या C,D कुछ भी आप लेके चल सकते हो। मैंने लिख दिया बस 1,2 टाइप का एलिमेंट अगर आपके पास है और सेट में सिर्फ यही एक एलिमेंट है तो भी ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि सिमेट्रिक में भी मैंने आपको क्लियर किया था ट्रांजिटिव में भी कम से कम दो एलिमेंट तो हो ना, तभी तो कंडीशन फुलफिल होगी। अगर दो एलिमेंट ही नहीं है, एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये भी क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद अगर मैं कहूं कि दो एलिमेंट्स भी अगर मेरे पास सेट में है तब भी ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो आप सोच रहे होगे अब कैसे है, तो अभी बताती हूँ कैसे है। आप देखो, आप A रिलेट करता है B से, तो एक B होना चाहिए जो रिलेट करे C से। यहाँ पे ये B तो रिलेट करे C से, तो इस टाइप के दो एलिमेंट्स होने चाहिए जहां पे A रिलेट करे B से और ये B रिलेट करे किसी C से। तो ऐसा जब दूसरा एलिमेंट ही नहीं है मेरे पास तो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई, तो ये रिलेशन भी किस टाइप का रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। बट अगर मैं लिखती हूं कि 1,2 है, 2,3 है, अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा, आप चेक करो। फर्स्ट एलिमेंट बोलता है कि ए रिलेट करे बी से, ये लो जी, ए रिलेट करता है बी से, और बी रिलेट करे सी से, बी भी रिलेट करता है सी से, तो ये कहता है कि जो ए है ना वो रिलेट करेगा सी से। तो क्या यहाँ पे वो A, C है? नहीं है, तो इट मींस दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अगर 1,2 है तो 2,3 टाइप का एलिमेंट B होगा, और अगर ये दोनों एलिमेंट है तो ये इंप्लाई करता है कि आपके पास एक 1,3 मिल जाए। अगर ऐसा है तो आपका रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, एक बार मैं फटाफट दोबारा रिपीट कर देती हूँ इसको, कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है जिसमें A रिलेट करता है B से, B रिलेट करता है C से, तो अगर ये दोनों एलिमेंट आपके पास हैं तो वहां से ये इंप्लाई करेगा कि A रिलेट करे C से। अगर ये होल्ड करता है तो रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं होती, इन दैट केस आप बोल सकते हो फाई क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। एक ही एलिमेंट है तो भी ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर दो एलिमेंट और इस तरीके से एलिमेंट्स हैं तो ये भी क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। बट इन केस अगर आपके पास ये एलिमेंट भी है, ये एलिमेंट भी है, बट ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अगेन यहाँ पे देखो 1 2 से रिलेट करता है, 2 3 से रिलेट करता है, और 1 फिर 3 से रिलेट करता है, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी तरीके का यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये थे आपके जो बेसिक टाइप्स थी रिलेशन की। अब इसके बाद जो आती है नेक्स्ट, वो है आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां तक पहुंचने के लिए ही हमने ये सारा का सारा काम किया है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या कहता है कि कोई भी जो रिलेशन होगा ना वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा अगर वो 3 कंडीशन होल्ड करता है, और वो 3 कंडीशंस क्या होंगी, सबसे पहले वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ये कंडीशन फुलफिल करे। सेकेंडली वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, यानी सिमेट्रिसिटी वहां पे होल्ड करेगी, सिमेट्रिक रिलेशन। एंड द लास्ट वन इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन।
अगर किसी रिलेशन में ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वो रिलेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये तीनों के बारे में ही मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे ए रिलेट करेगा ए से, यहाँ पे ए रिलेट करता है बी से तो बी भी रिलेट करेगा ए से, यहाँ पे अगर ए रिलेट करता है बी से, बी रिलेट करता है सी से, तो ए भी रिलेट करेगा सी से। तो ये तीन डिफरेंट रिलेशन थे हमारे पास। इन तीनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको कैसा रिलेशन मिल जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन मिल जाएगा। तो इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे पेपर में जिनको आपको सॉल्व करना है। उसके लिए आपको ये तीनों रिलेशन बहुत अच्छे से आने चाहिए। तीनों को बहुत ही ब्रॉड लेवल पे मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। और इसके लिए जो 3 पार्ट्स हैं हमारे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, वो तीनों भी आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से हमने यहाँ पे किए हैं तीनों डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक और है, वैसे तो उसका नीड नहीं है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एक होती है इक्विवेलेंस क्लास। यहाँ तो जरूरत नहीं है, बट कई बार जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो वहां पे ये चीजें पूछ ली जाती हैं कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी कंडीशन देके इसको क्लियर करूंगी और फिर उसके साथ ही हम टॉपिक को वाइंड अप करेंगे यहाँ पे। तो वो जो छोटी सी कंडीशन है वो क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ मेरे पास a, b टाइप का एलिमेंट है सच दैट a और b को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे को एक ओड नंबर मिले, इस तरीके का कोई एक रिलेशन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। और जो सेट है उस सेट में एलिमेंट्स क्या क्या हैं, मान लो मेरे पास ये है सेट A और ये है सेट B। तो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और यहाँ पे भी सेम एलिमेंट्स 1 2 3, या आप चाहो तो इसको सेट A ही रख सकते हो और चाहो तो इसको सेट B भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगी, जब मैं 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 0। जब मैं 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे को 0 मिलेगा, और 0 आपको पता है ओड नंबर तो नहीं होगा। उसके बाद जब हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें -1 मिलेगा। -1 का मोड तो 1 नहीं होगा, तो 1 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। तो इक्विवेलेंस क्लास का सिंबल होगा ये, जैसे 1 की मेरे को इक्विवेलेंस क्लास में देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स लाई करेंगे, तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स लाई करेंगे। एक तो हमारे पास 1 को जब आप 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक ऑड नंबर आपको मिलेगा, तो 2 यहाँ पे इसकी इक्विवेलेंस क्लास में होगा। जब आप 1 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 2 मिलेगा। इट मींस 3 1 की इक्विवेलेंस क्लास में नहीं होगा, तो ये यहाँ पे आपकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 की इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज 2। फिर हम चेक करेंगे कि 2 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, दैट इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो यहाँ पे इसकी इक्विवेलेंस क्लास में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 2 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 0। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, बट 0 इज नॉट एन ऑड नंबर, तो ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास में नहीं होगा। देन आप मूव कर जाओगे 3 पे, जब आप 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 1, तो 1 इज एन ऑड नंबर, तो यहाँ पे 2 की इक्विवेलेंस क्लास में क्या होगा, 3 भी होगा। फिर हम फाइंड आउट करते हैं 3 की इक्विवेलेंस क्लास। जब आप 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 2 मिलेगा, 2 इज एन इवन नंबर, तो 1 तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में नहीं होगा। देन हम 2 पे मूव करेंगे, 2 पे मूव करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, तो 1 क्या होगा, इसकी इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 1 1 इज एन ऑड नंबर। फिर आप 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 0 मिलेगा, अगेन ये भी आपकी इक्विवेलेंस क्लास में नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंस क्लास भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो मेन तो जो है, मेनली आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पे काम करना है अपने बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्विवेलेंस क्लास मैंने बता दिया है आपको, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप बैठते हो, अपीयर करते हो, तो आपसे पूछ लिया जाता है
कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ या 2 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ, या कई बार जब आप पेपर में भी जाओगे तो एक आध क्वेश्चन आ जाता है इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस क्लासेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो रिलेशन वाले टॉपिक में सिर्फ इतना ही था आज के इस वीडियो में। तो आई होप आपको सब कुछ जितना भी मैंने करवाया आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इन केस इफ देयर इज एनी डाउट तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट मैसेज कर सकते हो, और मुझे लगेगा कि जेन्युइन डाउट है आपका और जो वीडियो में कवर अप नहीं हुआ है तो उस पे अलग से वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अदरवाइज जब हम एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे भी मैं आपके डाउट्स को क्लियर करवा दूंगी आपको। टिल देन आप इस वीडियो को बार बार देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें ताकि आप इजीली अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओ। तो अपकमिंग जो वीडियोस होंगी उसमें हमारा पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा फंक्शंस के लिए, और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे 1.1 1.2 जो भी एक्सरसाइजेस हैं हमारी बुक में, एनसीईआरटी की बुक को ही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। देन हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो एडवांस लेवल पे जाने का मेरे को कोई बेनिफिट नहीं लगता। तो पहले एनसीईआरटी आप कंप्लीट करें, देन आप मूव करें, किसी भी अच्छी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। टिल देन लेक्चर्स को बार बार देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और कोई भी अगर आपका सजेशन है इस वीडियो को और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, अपकमिंग लेक्चर्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं। थैंक यू।